दोस्तों कैसे आप सब बढ़िया एकदम मजे में। इस वीडियो में हम पढ़ शुरू करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियक बायोमार्कर्स और हाइपरलिपिडेमियाज। तो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, उसके स्टेज क्या होते हैं और कैसे प्रोग्रेसिव होती है, और साथ में उसके बाद पढ़ाएंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और अगले वीडियो में आएगा कार्डियक बायोमार्कर्स और उसके अगले वीडियो में आएगा हाइपरलिपिडेमियाज और हाइपरप्रोटीनियोग्लोबिनेमिया। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्डनिंग, और तो इसमें हार्डनिंग हो जाता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का क्या हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये जो लार्ज, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें डिपोजिशन होने लगता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, नैरो होता है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यही कारण होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो जो ध्यान देना, जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एमआई नंबर 1 किलर है भैया। ये नंबर 1 किलर है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में अगर किलर कहा है, सबसे ज्यादा मृत्यु किससे होती है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन से होती है। इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल ही है, खान पान ही है, आगे देखेंगे। तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस और एलडीएल में क्या रिलेशन है। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एलडीएल, देखो इस पे 60 नोट अलग से पूछा जा सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस और एलडीएल पे 60 नोट लिखिए। तो एलडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये क्या कहता है, एथेरोजेनिक होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एलडीएल को समझते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ स्टेज होते हैं। तो पहले देखते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, फोम सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, फोम सेल फॉर्म होती है, फोम सेल फॉर्मेशन होता है इसमें। और फोम सेल आखिर होती क्या है, तो फोम सेल जो होती हैं वो मैक्रोफेज जब ओवरलोड हो जाता है कोलेस्ट्रॉल से, तो उसे कहते हैं फोम सेल। और जो हॉलमार्क होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, यानी कि हॉलमार्क है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये माना जाएगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस शुरुआत हो गई है, स्टेज फर्स्ट में है। और तो एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एलडीएल देख रहे हैं, इसमें स्टेज फर्स्ट में फोम सेल फॉर्मेशन होता है और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपॉजिट होता है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड लिख लो, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड इन द सब इंटिमल रीजियन ऑफ आर्टरीज के सब इंटिमल लेवल में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगेगा इस स्टेज में। और जो एओर्टा होगी, एओर्टा कोरोनरी आर्टरी, सेरिब्रल विजल होंगी, उनमें क्या होगा, जो एओर्टा कोरोनरी आर्टरी सेरिब्रल विसल्स हैं, इसमें ये प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट होती है, प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड होती है। इसके बारे में बात हो गया। और इसमें जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल डिपॉजिट हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा इन आर्टरी वाल में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। देखो अगर जो प्लाज्मा एलडीएल है वो मेंटेन होता है एपोबी मेडिएटेड एलडीएल मेटाबॉलिज्म के द्वारा। अगर ये ना हो पाए तो एलडीएल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एलडीएल क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो इस केस में जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होगा, वो कैटाबोलाइज होता है। जो एलडीएल होता है वो कैटाबोलाइज होता है, कैटाबोलाइज्ड बाई एपो बी मेडिएटेड
mediated ApoB mediated LDL receptor पाथवे। ओके, और लेकिन इसका स्मॉल जो पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट जो होता है एलडीएल का, वो माइक्रोफेजेस द्वारा भी क्या होता है, कैटाबोलाइज होता है। यहाँ पर लिख लेना स्मॉल पार्ट कैटाबोलाइज बाई माइक्रोफेजेस। जो माइक्रोफेजेस होते हैं उनके द्वारा भी स्मॉल पार्ट क्या होता है, कैटाबोलाइज होता है। अब जो इसके बाद में क्या होता है, फ्री रेडिकल आ जाएंगे, और फ्री रेडिकल क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो इंड्यूस कर देते हैं, इंड्यूस ऑक्सीडेटिव एलडीएल को इंड्यूस कर देते हैं फ्री रेडिकल, और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करवाते हैं एलडीएल का। ऑक्सीडेटिव डैमेज या लिख लो, ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ एलडीएल के ऑक्सीडेटिव डैमेज को इंड्यूस कर देते हैं फ्री रेडिकल, और जो ये प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस का, इसको एसिलरेट कर देते हैं कौन, फ्री रेडिकल। तो साथ में क्या करते हैं, एसिलरेट द प्रोसेस को ये एसिलरेट कर देते हैं फ्री रेडिकल। तो ये बात हो गई। ये अब इसके बारे में बात हो गई, साथ में फोम सेल के बारे में बात करते हैं। तो फोम सेल क्या है, फोम सेल जब माइक्रोफेज जो होता है, माइक्रोफेज ओवरलोड हो जाए किससे, कोलेस्ट्रॉल से, तो ये कहलाती है फोम सेल। माइक्रोफेज ओवरलोडेड विथ कोलेस्ट्रॉल, तो क्या कहेंगे, फोम सेल कहेंगे। और ये क्या होता है, हॉलमार्क होता है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का। इसके बारे में बात हो गया स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज सेकंड क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, उसके बारे में देखते हैं। तो अब क्या हो गया कि फोम सेल का फॉर्मेशन हो गया और एक्सेलरेट हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस, जो प्रोसेस था वो एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि फ्री रेडिकल एलडीएल ऑक्सीडेटिव डैमेज किए एलडीएल का। अब स्टेज सेकंड आएगा, स्टेज सेकंड, और स्टेज सेकंड में क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। अब वैसे है इनिशिएशन, डेवलपमेंट और पैथोजेनिसिटी। तो अब पहले इनिशिएशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा, उसके बाद डिजीज कॉज करेगा। तो स्टेज सेकंड में क्या होगा, प्रोग्रेशन होता है, और लिपिड ड्रॉपलेट्स लेसन सीन होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट लेसन्स सीन होने लगते हैं। ओके, उसके बाद में स्टेज थर्ड आता है, स्टेज थर्ड। अब स्टेज थर्ड में क्या होता है, फाइब्रस प्रोलिफेरेशन होता है, फाइब्रस प्रोलिफेरेशन हो जाएगा, फाइब्रस प्रोलिफेरेशन होगा, और ग्रोथ फैक्टर लिबरेट होगा, ग्रोथ फैक्टर लिबरेट्स होगा बाई सर्टेन सेल्स, लिबरेटेड बाई लाइपोप्रोटीन, एल पे लिख रहा हूँ लाइपोप्रोटीन को, आप फुल लिख लीजिएगा। ग्रोथ फैक्टर लिबरेटेड बाई बाई माइक्रोफेजेस एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और माइक्रोफेज क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर को लिबरेट करेंगे। देखो, जिसके कारण क्या होगा, लाइपोप्रोटीन, ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकन्स और कोलेजन एक्युमुलेट कर जाएंगे, लाइपोप्रोटीन गैग और कोलेजन एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर लिबरेट हो जाएगा माइक्रोफेज एंड प्लेटलेट्स के द्वारा। ये स्टेज थर्ड के बारे में बात हुआ है। साथ में और ध्यान देना, अगर उसके बाद क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड करेगा इंक्रीज
प्लाज्मा इंक्रीज प्लाज्मा हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन प्लाज्मा में बढ़ जाएगी क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। ये स्टेज 3 के बारे में बात हुआ। अब अगला स्टेज, फाइनल स्टेज पढ़ते हैं, स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टेज 4 ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, एडवांसिंग फाइब्रस प्लेक बन जाते हैं। जो फाइब्रस प्लेक होते हैं वो एडवांस हो जाते हैं, एडवांसिंग फाइब्रस प्लेक क्यू। और फाइनली क्या हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है फाइनली। इसके बारे में बात हुआ, ये खत्म हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस का रिजल्ट ही क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होगा और वर्ष हो गया तो क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब होता है लोकलाइज एरिया ऑफ द नेक्रोसिस में इन्फेक्शन कहलाता है, या इन्फेक्टेड एरिया कह दो, इन्फेक्शन कहलाता है। जहाँ पर टिश्यू अफेक्ट हुआ है वो इन्फेक्शन कहलाता है। मायोकार्डियल, मायो मतलब मायोसाइट, कार्डियल मतलब हार्ट। तो हार्ट की जो मायोसाइट होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब कि उनका नेक्रोसिस होने लगता है और टिश्यू डेथ होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है वहाँ पे इस्केमिया हो जाता है। तो अगला हम पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आप फुल फॉर्म जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मायो मीन्स मायोसाइट, कार्डियो मतलब हार्ट, और इन्फेक्शन में लोकलाइज एरिया जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, या मतलब जो अफेक्ट हो रही है, या जहाँ पर इस्केमिया हुआ है वही तो होगी, वही तो डेड होगी। और डेड हो जाती है तो क्या होगा भैया, आगे कॉम्प्लिकेशन होंगे हार्ट के, हार्ट अच्छे से कंटेक्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसा अगर ज़्यादा ही डैमेज हो गया तो हार्ट बिल्कुल सीज कर जाएगा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ये इसमें क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन इन हो जाए कि यहाँ पे मेजर वेसल्स में। अब मेजर वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है हार्ट को, हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इस्केमिक कंडीशन जनरेट हो जाएगा हार्ट में, जिससे टिश्यू का डेथ होने लगेगा हार्ट के, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, ये बात हुआ कि मेजर वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बोसिस हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, थ्रोम्बोसिस इन कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गया तो हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इस्केमिया होगा। इस्केमिया होगा किसका, कार्डियक मसल होंगे, उसमें क्या हो जाएगा, इस्केमिया हो जाएगा। कार्डियक मसल्स का हो या कार्डियक टिश्यू को, कार्डियक टिश्यू ज़्यादा ही स्पेसिफिक है, ठीक है। तो कार्डियक टिश्यू का क्या हो जाएगा, इस्केमिया हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई अब नहीं हो पा रही है। तो फाइनली क्या होगा, इन्फॉक्शन होता है, मतलब क्या होगा, डेथ ऑफ, इन्फॉक्शन मीन्स होता है डेथ ऑफ टिश्यू, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है वहाँ पे, ब्लड सप्लाई नहीं है। इन्फॉक्शन होता है लोकलाइज एरिया ऑफ नेक्रोसिस, तो इन्फॉक्शन होता है डेथ ऑफ टिश्यू, आकर होगा। ये बात हो गई। अब जब इस्केमिया है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा एनर्जी के लिए, तो एटीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, NADH इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक्युमुलेशन कौन है पढ़ा, तो एटीपी डिक्रीज हो जाती है, NADH क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और एक्युमुलेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का, एक्युमुलेशन होगा लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा, और डिक्रीज हो जाएगा पीएच ऑफ कार्डियक मसल क्या होंगी, मायोसाइट, ओके। तो कार्डियक मसल का पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ये होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
अब ये तो बात हो गई। अब जिसके जब ये चीज हो जाएगी तो इनसुफिशियंट कंट्रक्शन होगा, इनसुफिशियंट कंट्रक्शन होगा हार्ट का। एक चीज ध्यान देना, जो साइज होता है, साइज ऑफ इन्फार्क्ट रिड्यूस बाई टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम देंगे फॉर रिड्यूसिंग इन्फार्क्ट एरिया। तो साइज जो होगा इन्फार्क्ट का उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर द्वारा। ये बात ही हो गई। अब कुछ और समझते हैं। कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो योगदान करते हैं इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो उनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो, ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव होते हैं स्टेरॉल के। आप स्टेरॉल लिख लो यार, स्टेरॉल्स एंड फैटी एसिड और स्टेरॉल्स के ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव, इनको क्या कहेंगे? ऑक्सीस्टेरॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीस्टेरॉल जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं लीवर एक्स रिसेप्टर को। ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं लीवर एक्स रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। ये बात हो गया। वाइल जो ये ऑक्सीस्टेरॉल, ये फैटी एसिड होता है, ये भी स्टेरॉल की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीस्टेरॉल क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है लीवर एक्स रिसेप्टर को। वहीं पर अगर ऑक्सीडाइज्ड फैटी एसिड होगा तो वो क्या करता है? जो ऑक्सीडाइज्ड फैटी एसिड होता है वो रेगुलेट करता है प्रॉक्सीसोम प्रोलिफरेशन को। प्रॉक्सीसोम प्रोलिफेरेटर लिखो। प्रॉक्सीसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को रेगुलेट करता है। प्रॉक्सीसोम प्रोलिफेरेटेड एक्टिवेटर रिसेप्टर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, यानी कि PPAR को रेगुलेट करता है। कौन? ऑक्सीडाइज्ड फैटी एसिड। इसके बारे में बात हो गया। तो और जो ये दोनों रिसेप्टर होते हैं इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है, इन इनिशिएशन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन किसके? एथेरोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट रोल होता है इनिशिएशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बात हो गई। तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस खत्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो होगा कार्डियक बायोमार्कर्स। धन्यवाद।